सो तो फिर 2009 पेपर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जे एडवांस के 2009 का पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर 2। ओके, so this is the first question. For a first order reaction, A gives P, the temperature dependent rate constant for was found to the equation log of K equal to minus 2000 into 1 by T plus 6, the pre-exponential factor A and the activation energy A respectively. So simply equation compare करना है। So you know that log of K is equal to log of A minus EA upon 2.303 R into T। अगर पहले जनरल इक्वेशन लिखना है तो K equal to A e raised power minus EA by RT होता है। First we apply ln on both the sides and then we'll convert it to log, so we get this equation directly. Log of K is equal to log of A minus EA upon 2.303 R into T। अब अगर आप गिवन इक्वेशन से कंपेयर कर दो तो log of K is equal to 6 minus 2000 by T गिवन है आपको। उस क्वेश्चन में जो कॉमन फॉल्ट है वो 2.303 मिस हो जाता है, बाकी तो बहुत सिंपल है। So if you will compare from this equation, तो A की वैल्यू तो सीधे 10 to the power 6 आ गया, because log of 10 power 6 will be 6 directly। और दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करेंगे तो इट इज EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू जो आ रही है दैट इज गिवन 2000। अब यहाँ जो केयरफुली हैंडल करना होता है वो यूनिट हैंडल करनी होती है। आपको आंसर देखो एक्टिवेशन एनर्जी जूल में रिक्वायर्ड है, सो वैल्यू ऑफ R मस्ट बी प्लेस्ड इन जूल्स। तो R की वैल्यू 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन प्लेस करना है। यहाँ से आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2.303 इंटू 8.31 इंटू 2000 जूल्स हो गया। आंसर आपको किलो जूल्स में गिवन है तो फाइनली 1000 से और डिवाइड कर दीजिएगा। ओके, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 38.3 किलो जूल्स। सॉल्व करके देख लीजिएगा। मतलब अगर ऐसे रफ कैलकुलेशन करो तो 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 के आसपास का आंसर आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज डी। ओके, then move to the next question, second one. Let's get the explain only magnetic moment value for Bohr magnetron unit for CrCO6। तो इसमें देखो अगर हम पहले क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे तो इट इज 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम अगर लिखेंगे तो 0 आएगा, और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज 4s1 3d5, राइट। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इससे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर देंगे। तो क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 3d6 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे आके। ये 2d 1s और 3p ऑर्बिटल खाली रहेंगे, सो D2sp3 हाइब्रिडेशन क्रिएट करेगा, सो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0। Clear? Then question number 3. Question number 3 is given in the following carbocation H/CH3 that is most likely to migrate to the positively charged carbon। तो आपको पता है रीअरेंजमेंट में ध्यान रखना होता है कि जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू की तरफ मूव करना चाहिए। तो आपको इसका आइडिया हम लोगों ने पिनाकोल टू पिनाकोलोन अरेंजमेंट में एक कॉन्सेप्ट सीख रखा है कि यहाँ पे जैसे ही ये C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके एडजेसेंट पोजीशन पे देखो OH है, तो अगर पोजीशन नंबर 2 से हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो पोजीशन नंबर 2 पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा। तो आप डायरेक्टली क्लियर कर सकती है चीज़। अगर आपको पिनाकोल टू पिनाकोलोन अरेंजमेंट याद आ जाएगा तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाओगे कि हमें पोजीशन नंबर 2 से हाइड्राइड शिफ्ट करा के कार्बोकेटाइन उस पोजीशन पे ले जाना है। अच्छा, मिथाइल और हाइड्राइड शिफ्ट में हाइड्राइड शिफ्ट की प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराया हमने, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वजह से बैक बॉन्डिंग काम करेगी। यहाँ पे P5 बैक बॉन्डिंग काम कर जा रही है, जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे C2 से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, C2 से H शिफ्ट होगा, क्योंकि मिथाइल और हाइड्राइड में हाइड्राइड शिफ्ट की प्रेफरेंस होती है।
क्योंकि जो जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर फॉलो करता है. सो योर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ एच इज बेटर एंड पोजीशन नंबर 2 से माइग्रेट करेगा. तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये पिनाकोल टू पिनाकोल अरेंजमेंट का मैकेनिज्म स्टेप है. जो अगर आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे. सो हाइड्राइड शिफ्ट फ्रॉम पोजीशन नंबर 2. तो दो रीजन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाने की वजह से पोजीशन नंबर 2 सेलेक्ट करा इंस्टेड ऑफ पोजीशन नंबर 4, और मिथाइल और हाइड्राइड के कॉम्पिटिशन में हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे बिकॉज हाइड्राइड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी यहाँ चेक करा जाता है, बल्कि अन्य से यहाँ कोई रिलेशन नहीं होता. इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी चेक करी जाती है. सो हाइड्राइड इज मोर, सो शिफ्टिंग इज ऑफ हाइड्राइड. तो C2H शिफ्ट हुआ यहाँ पे. क्लियर? Then question number 4. Question number 4 is given the correct stability order of the following resonating structures. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में सबसे पहली चीज चेक करी जाती है कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें पहले ऑक्टेट किसमें किसमें कंप्लीट है. जिन भी केसेस में ऑक्टेट कंप्लीट है वो सब मोस्ट स्टेबल कैटेगरी में चले जाते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक इज ऑक्टेट. ऑक्टेट के बाद दूसरी चीज चेक करी जाती है चार्ज एंड न्यूट्रल. तो अभी यहाँ देखो सब पे चार्ज है तो न्यूट्रल तो किसी को भी नहीं बोल सकते. अदरवाइज न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज वन से ज्यादा स्टेबल होता है. उसके बाद चेक कराया था चार्ज सेपरेशन. सिमिलर चार्जेस मैक्सिमम फार अपार्ट और ऑपोजिट चार्जेस क्लोजेस्ट टू ईच अदर ज्यादा स्टेबल सिस्टम होते हैं. और अगर ये सब सही बैठ जाता है, इनमें से कोई सारी चीजें टाई हो जाती है, तो फिर लास्ट में पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल. ये लास्ट में रूल अप्लाई किया जाता है. क्लियर? इतना प्रोसेस समझ आया? अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे चार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं. पहले मैं वो स्ट्रक्चर आपको एक बार बना देता हूँ फटाफट. पहला स्ट्रक्चर आपको ये कि मैंने, दूसरे स्ट्रक्चर में CH2+ है, नाइट्रोजन पे माइनस है. तीसरे स्ट्रक्चर में कार्बन पे माइनस है. और नाइट्रोजन पे प्लस बनाया हुआ है. और चौथे स्ट्रक्चर में फिर कार्बन पे ही माइनस है, सो CH2- and double bond and plus. These are the forms given to you. This is structure number 1, this is structure number 2, structure number 3 and structure number 4. आपको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है. तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 4 इनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. आप देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. ये कम स्टेबल हो गया. एंड सेम थिंग विद द 4. यहाँ जो ये वाला नाइट्रोजन गिवन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक पॉजिटिव होने की वजह से 4 हुआ और 2 बॉन्ड और बन गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे. तो इट विल बी 6 इलेक्ट्रॉन अगेन. तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही हुआ बेसिकली. यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट है. तो ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट हो जाता है तो सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए स्टेबिलिटी कम हो जा रही है. यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और यहाँ पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. तो उसका मतलब 2 और 4 तो बाद में जाने वाला है. अच्छा, अब अगर 2 और 4 को भी कंपेयर कर लें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है और दूसरे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज वो है नाइट्रोजन पे, और नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे 2 वाले में नाइट्रोजन पे और 4 वाले में कार्बन पे है. तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल होगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा. तो 2 की स्टेबिलिटी सर्टेनली 4 से ज्यादा होगी और 1 और 3 सर्टेनली 2 और 4 से ज्यादा स्टेबल होंगे. दैट ओके? अब 1 और 3 कंपेयर कर लो. 1 और 3 में देखो दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों में चार्ज है और दोनों में चार्ज सेपरेशन भी देखो सेम है. प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों एडजेसेंट है. बट डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे है और स्ट्रक्चर नंबर 3 में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है. ये चीज आपको नोटिस में लेनी है. पॉजिटिव चार्ज तो दोनों में ही नाइट्रोजन पे है, बट नेगेटिव चार्ज ध्यान से देखोगे तो एक पे नाइट्रोजन में और एक पे कार्बन पे है. सो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस चार्ज will be more stable. Nitrogen more electronegative. Nitrogen more electronegative. So negative charge more stable. ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा और लास्ट में 4 आ जाएगा. तो उसके हिसाब से अपना आंसर जो है दैट विल बी बी.
ठीक है, सर ओके। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखेंगे तो फर्स्ट वन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, दैट इज थर्ड वन, दैट इज सेकेंड वन, द लास्ट वन इज फोर्थ वन। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो बन जा रहा है दैट इज बी। ठीक है, क्लियर। So next question पे चलते हैं. This is question number 5. Now it is a multi-correct question. So it's given from the reduction of nitrate ion in the aqueous solution, E naught is 0.96 volt. Values of E naught for some metals are given. The pair of metal that is are oxidized by NO3 minus in the aqueous solution is R. तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, रिडॉक्स रिएक्शन फीजिबल बनानी है, मतलब आपको इस प्रोसेस का ई नॉट सेल पॉजिटिव चेक कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो NO2 NO3 माइनस है उसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो जिसका रिडक्शन होता है वो आपका कैथोड का पार्ट होता है, तो उसका मतलब कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस होगा। अब ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि NO3 माइनस किस में रिड्यूस हो रहा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ऑल्दो NO2 में ही कन्वर्ट होगा, बट हमें E नॉट वैल्यू दी है तो हमारा काम बन रहा है, किसी में भी कन्वर्ट हो रहा हो उस प्रोसेस का उसने E नॉट वैल्यू 0.96 वोल्ट दे रखा है। अब जो एनोड वाला पार्ट है उसमें मेटल्स के ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो जो भी गिवन मेटल है उनके ऑक्सीडेशन गिवन है, तो वेनेडियम 2+ से हमारा आपको इक्वेशन में तो रिडक्शन दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, बट यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल और मेटल आयन, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एज पर द ऑप्शन अभी डील करेंगे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल और मेटल आयन होगा। अब आपको पता है कि इसका जो फीजिबल सेल बनाएंगे उसके लिए ई नॉट सेल अगर लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट आरएचएस माइनस ई नॉट एलएचएस। तो इसका अगर हमें फीजिबल सेल लिखना है तो इसका अगर हम ई नॉट लिखेंगे, ई नॉट सेल बेसिकली, ई नॉट सेल विल बी ई नॉट आरएचएस माइनस ई नॉट एलएचएस। अब क्वेश्चन में देखो लिखा है रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, ई नॉट इज गिवन, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको डायरेक्टली 0.96 वोल्ट, और बाकी सेल्स के लिए भी देखो सब रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, वेनेडियम 2+ से वेनेडियम दे रखा है, Fe3+ से Fe दे रखा है, Au3+ से Au दे रखा है और Hg2+ से Hg दे रखा है, तो सारे केस में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको, तो उसका मतलब हमें सीधे सीधे ई नॉट आरएचएस माइनस एलएचएस करना है और चेक करते जाना है, जिस भी केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो सारे के सारे मेटल्स जो है वो NO3 माइनस से एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, राइट। अब वैल्यू चेक कर लो, तो आरएचएस वाली वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है 0.96 वोल्ट। अब इसमें से जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करती है वो देखते जाओ, तो जो भी वैल्यू नेगेटिव है उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, जो भी वैल्यू नेगेटिव में गिवन है वो तो कोई कंफ्यूजन का पार्ट ही नहीं है, और जो वैल्यू पॉजिटिव है उसमें देखना है कि वो वैल्यू जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो 0.96 से अगर कम है तो भी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू नेगेटिव दे रखी है -1.19 वोल्ट, ये वैल्यू नेगेटिव दे रखी है -0.04 वोल्ट, और ये वैल्यू दे रखी है +0.86 जो 0.96 से कम है, तो इस केस में भी फीजिबल सेल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो हर केस में पॉजिटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो अगर 0.96 से कम होगा तो भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो केवल गोल्ड के केस में जहाँ पे +1.4 वैल्यू है वो वैल्यू बस नेगेटिव बनेगी, इसका मतलब केवल गोल्ड के साथ फीजिबल सेल नहीं बन रहा है, तो Au को Au3+ में तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बाकी सारे ऑक्सीडेशन हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट हुआ वेनेडियम, वेनेडियम के बाद आयरन एंड मर्करी कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। अब आपको इसके हिसाब से आंसर्स मार्क करने हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन चेक कर लो आप। आंसर में दिया वेनेडियम एंड मरकरी, तो ये आंसर हो गया आपने, मरकरी एंड आयरन तो ये भी आंसर हो गया, आयरन गोल्ड ये आंसर नहीं हुआ, आयरन एंड वेनेडियम ये आंसर हो गया। सो आंसर विल बी A, B एंड D। केवल गोल्ड एक केस है जो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, गोल्ड के अलावा सारे केसेस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। गोल्ड क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा वो आपको समझ में आ रहा है, तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे चेक कर ले, लेट से अगर गोल्ड के लिए लिख दूँ ये चीज, फॉर गोल्ड इफ यू वांट टू चेक, वापस यहाँ पे गोल्ड वाली वैल्यू पुट करो, दैट इज 1.40, ये वैल्यू देखो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, -0.44 वोल्ट आ जाएगा, इसका मतलब नॉन फीजिबल। गोल्ड का केस नॉन फीजिबल है, बाकी आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है, दे ऑल आर फीजिबल। तो वेनेडियम, आयरन और मर्करी का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, गोल्ड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गया मतलब।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा अमंग द फॉलोइंग द स्टेट फंक्शंस इज आर। तो आपको पता है स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो केवल प्रोसेस डिपेंडेंट, जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस केस में हमारे दो केस बनेंगे, एक इंटरनल एनर्जी और एक मोलर एंथैल्पी। आपको जो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस होते हैं याद है ना, आइडियल गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसके बाद इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गैसीय एनर्जी, ये सब हमारे थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th वन। It's given 2x plus B2S6 is BH2H2 plus and BH4 minus. The amine X is R. तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी X कंपाउंड ले रखा है वो एक न्यूक्लियोफाइल है जो B2S6 पे अटैक कर रहा है, तभी ये आउटकम आ रहा है। अगर एक बार रिएक्शन का पहले फोकस कर लो तो B2S6 इज लाइक दिस। यहाँ पर B2S6 है, तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है। तो अमोनिया जैसे यहाँ पे ले रखा है हमने, ये अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। ठीक है, तो उसको 2 मोल अटैक कराने पड़ेंगे। तो एक बार इधर से अटैक हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, फिर एक और बार अटैक हो रहा है अमोनिया से ही, या मैं एक्स के टर्म में लिख देता हूँ तो बेटर रहेगा। अब उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कर लो। यहाँ पे एक्स एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उस साइड पे अटैक करेगा और इसको प्लेस करेगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि एक्स को अटैक करना है किस पे, टेट्राहेड्रल साइड पे। तो टेट्राहेड्रल साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर टेट्राहेड्रल साइड है, sp3 हाइब्रिडाइज साइड है। यहाँ पे हिंड्रेंस का फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की हिंड्रेंस बढ़ाते जाएंगे तो अटैक करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो इस केस में टर्शियरी अमाइन से रिएक्शन नहीं वर्कआउट करेगी। सर वैसे बोरॉन के साथ तो हाइड्रोजन लगे हैं तो। हाँ, वैसे वो एक और भी फैक्टर है, अभी दूसरे पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। अब चूंकि बोरॉन पे हाइड्रोजन है तो यू में से कि हिंड्रेंस उतनी नहीं काउंट कर रहे, तो भी टर्शियरी अमाइन के केस में क्या होगा कि जब नाइट्रोजन पे अटैक हो जाएगा इस चीज पे, तो उस पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसका अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इसके पास H नहीं है, तो ये फर्दर एच रिमूव नहीं कर पाएगा। इस वजह से भी वो सिस्टम अनस्टेबल होगा और फिर से रिएक्शन रिवर्स कर देगी। मतलब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा BH2, और यहाँ से अगर हमने 2 टर्शियरी अमाइन जोड़ रखे हैं तो NCH3 होल थ्राइस प्लस आएगा इस पे, और इस पे भी NCH3 होल थ्राइस प्लस आ जाएगा, और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ऐसे सिस्टम होगा। तो बोरॉन पे तो माइनस स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्टेट फॉलो होने की वजह से, बट जो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है वो अनस्टेबल हो रहा है, तो नाइट्रोजन अपना शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस पुल कर सकता है, तो रिएक्शन रिवर्स कर जाएगी। सो नॉट स्टेबल। जबकि बाकी केसेस में क्या होगा, तो जो भी नाइट्रोजन उसके पास एडजेसेंट में एक H है, वो क्या करेगा, अपना H प्लस लॉस कर देगा और चार्ज को न्यूट्रल कर लेगा। तो दैट केस इट विल बी रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन छोड़ के बाकी सारे केसेस मार्क कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना A, B एंड C। तो टर्शियरी अमाइन के हिंड्रेंस को भी फैक्टर कंसीडर करेंगे, उसकी वजह से बोरॉन तक अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा फैक्टर, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है उसमें H है बट डेफिनेटली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो हिंड्रेड साइड तो कंसीडर करेंगे, बट टर्शियरी अमाइन के केस में हिंड्रेंस भी काउंट करेंगे। और एक और लॉजिक अप्लाई करा मैंने कि जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी रिलेटिवली कम हो जानी है, क्योंकि H प्लस रिलीव करने का पावर नहीं है। तो एसिड बेस रिएक्शन में टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में टर्शियरी अमाइन की रिएक्शन उतनी इफेक्टिवली काउंट नहीं करी जाती। तो आप अगर पूरा अमाइंस का चैप्टर पढ़ोगे तो आप उस चीज में नोटिस करोगे हर बार, तो जब भी हम लोग अमाइंस की रिएक्शन देखते हैं तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक 1 डिग्री 2 डिग्री की रिएक्शन इजीली वर्कआउट करते हैं। 3 डिग्री की रिएक्शन हमेशा रिएक्शन रेट डाउन हो जाता है, चाहे आप कोई भी रिएक्शन देख लो। ठीक है, तो द सेम लॉजिक 3 डिग्री अमाइन को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरह काम हो रहा है। तो उसका आंसर ABC आएगा, नॉट डी। ठीक है,
क्लियर? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट कंटेन्स एन बॉन्ड इन इज आर. तो आपको एन बॉन्ड चेक करना है इस केस में. तो आपको इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने सीधे सीधे, और तो कुछ करना नहीं है. तो अगर हम N2O ड्रॉ करेंगे तो दिस N ट्रिपल बॉन्ड एंड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसका अगर रेजोनेंस फॉर्म लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो ये इस केस में एन बॉन्ड प्रेजेंट है. N2O3 ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि N2O3 में अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि लोड पे रिपल्शन यहाँ नहीं काम करता. दिस इज N2O3 अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल. तो इसमें भी एन बॉन्ड प्रेजेंट है. इसके बाद N2O4 बनाएंगे तो उसमें भी सेम लॉजिक है, डाइमर फॉर्म ऑफ NO2, उसमें भी एन बॉन्ड प्रेजेंट है. और लास्ट में N2O5 बनाएंगे तो इसमें NO बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो नो एन बॉन्ड इज प्रेजेंट. ये स्ट्रक्चर हो गए. तो इसके बेसिस पे हमारा आंसर हो जाएगा ABC. आंसर इन दिस केस इज ABC. N2O5 में NO बॉन्ड होगा, उसके अलावा बाकी सारे केसेस में NN बॉन्ड प्रेजेंट होगा. और यहाँ ध्यान रखना है N2O3 का अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है. बस ये यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट है. N2O3 का अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है. अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल. अगर आप सिमेट्रिकल फॉर्म बनाएंगे तो उसमें लोन पे रिपल्शन बहुत हायर हो जाता है. we'll draw it like this. उसमें लोन पे रिपल्शन सिग्निफिकेंटली हायर हो जाता है, ये अनस्टेबल होता है. दिस इज अनस्टेबल ड्यू टू लोन पे रिपल्शन. इसका कॉन्सेप्ट हो गया. अगर पूरा और डिटेल समझना है फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन के हिसाब से तो इतना आपको डिटेल और समझ लेना. ओके, then move to question number 9. Question number 9, it's given the correct statement about the following sugar X and Y are. तो देखो आपको X और Y के केस पे दो चीजें पूछी गई हैं कि शुगर कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, एक पॉइंट. और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो अल्फा टाइप का है कि बीटा टाइप का है. तो ऐसे आपको दो बातें मार्क करनी है. तो देखो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर डिसाइड करने के क्या चेक करा जाता है, हेमी एसिटल लिंकेज. तो जिस शुगर के पास हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होगा वो रिड्यूसिंग कैटेगरी में आएगी, और जिसमें हेमी एसिटल लिंकेज नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी में जाएगी. ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट एक्स वाले शुगर को चेक कर रहे हैं. तो एक्स वाले शुगर का जो एनोमरिक कार्बन है वो ये वाला है. इस एनोमरिक कार्बन से देखो ये इथीरियल लिंकेज है और इधर भी इथीरियल लिंकेज है, एसिटल लिंकेज हो गया. लिंकेज समझ में आया? इस लिंकेज है एसिटल लिंकेज, राइट. दूसरे साइड में ये चीज चेक करोगे तो दूसरे साइड में जब ये चीज चेक करेंगे तो ये इसका एनोमरिक कार्बन है. इधर भी देखो इथीरियल लिंकेज है और इधर भी इथीरियल लिंकेज है. दैट मींस इट इज अगेन एसिटल फॉर्मेशन. ये केस खत्म, मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई. अब वाई वाला केस चेक कर लो. वाई वाले केस में इस चीज को चेक करेंगे अगर हम लोग तो उसमें देखो ये एनोमरिक कार्बन है. तो इस एनोमरिक कार्बन में देखो इधर भी एसिटल लिंकेज है, इधर भी एसिटल लिंकेज है, सॉरी इधर भी इथीरियल लिंकेज है, इधर भी इथीरियल लिंकेज है. तो उसको अभी एसिटल फॉर्मेशन मानेंगे. कंसीडर्ड एज एसिटल. जबकि दूसरे वाले साइड का एनोमरिक कार्बन ये है, तो देखो ये इथीरियल लिंकेज और ये अल्कोहलिक लिंकेज है. तो उसका मतलब ये हो गया हेमी एसिटल. और अगर एक भी हेमी एसिटल लिंकेज मिल गया तो उसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगी. तो अगर एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एसिटल लिंकेज आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होते, इनके लिए H+ कैटलिस्ट चाहिए होता है तभी हाइड्रोलाइज करा पाते हैं. तो अगर एसिटल लिंकेज है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है. पूरा कॉन्सेप्ट समझना है देखो क्वेश्चन करने में. सिर्फ आंसर लिखना तो बहुत आसान काम होता है, बट आपको फ्यूचरिस्टिक एंगल से स्टडी कर रहा हो इसलिए आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट से. तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गई. और अगर हेमी एसिटल लिंकेज मिल जाएगा कहीं पे भी हमको, तो पहले आपको एनोमरिक कार्बन ढूंढना होता है, फिर एनोमरिक कार्बन का लिंकेज चेक करना होता है. और अगर वो लिंकेज दोनों एसिटल आ गए
तो इन दैट केस इट विल बी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और अगर वो हेमी एसिटल आ गया तो इट विल बी रिड्यूसिंग शुगर। तो पहले कॉन्सेप्ट से पता चल गया कि H जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है और Y जो है वो रिड्यूसिंग है, तो उसका एक आंसर पता चल गया बी। ये खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट में उसने पूछा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा टाइप का है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो सर एक बार एनोमेरिक कार्बन कैसे देखेंगे ये बता दीजिए। एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन जिसपे OH ग्रुप था स्टार्टिंग पोजीशन नंबर 1 जिससे हम लोगों ने लिंकेज बनाया वो चेक करना है। तो अभी यहाँ पे देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो CH2OH है ये होता है, या जैसे चलो पहले कोई कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाऊं तब तुम्हें समझ आएगा। तो जैसे मैंने मान लिया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे CH2OH है, ये OH 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 एंड H ये वाला फॉर्म है, और ये CHO है। तो उस केस में ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर रहा है। तो जब एनोमेरिक कार्बन हम देखेंगे तो उस एनोमेरिक कार्बन के साथ क्या हो रहा होगा कि वो CHO वाले बॉन्ड से कनेक्ट करके एक तो O लिंकेज क्रिएट करेगा, और जिस कार्बन से वो बॉन्ड होगा तो एनोमेरिक कार्बन हमारे लिए ये वाला होगा, तो उसके साथ CH2OH बॉन्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो ऐसे इस केस में ये CH2OH बॉन्डेड है, तो उसका मतलब ये जो CH2OH वाला बॉन्ड है ये पोजीशन नंबर 6 वाली है, और यहाँ देखो CH2OH इधर से, तो इससे तो ये डिसाइड करते हैं वो D शुगर है कि L शुगर है। तो एनोमेरिक कार्बन मतलब जिस कार्बन से हेमी एसिटल या एसिटल लिंकेज क्रिएट हुआ है, ऐसा समझ लो अगर सिंपल टर्म में समझना है। तो हेमी एसिटल या एसिटल लिंकेज जो क्रिएट हो रहा है वो एनोमेरिक कार्बन निकलेगा हर बार। तो या तो उस पर हेमी एसिटल लिंकेज मिलेगा या एसिटल लिंकेज मिलेगा। ठीक है। अब अगले ठीक है पार्ट में पूछा है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है एक्स और वाई में अल्फा और बीटा। तो आपको पता है कि जो भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर हमारे पास ये इथीरियल लिंकेज जो आता है ये अगर हम टॉप राइट कॉर्नर पर रखते हैं तो उस केस में अगर OH फर्स्ट वाले कार्बन पे एनोमेरिक कार्बन का OH डाउन होता है तो उसको अल्फा लिखते हैं, और एनोमेरिक कार्बन का अगर OH अगर अप होता है तो उसको बीटा लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर OH ऊपर लिखेंगे तो उसको बीटा फॉर्म पढ़ते हैं। ये तरीका है। और CH2OH से ये चीज डिसाइड होती है D और L के केस में। तो अगर CH2OH टॉप पे होता है तो D फॉर्म लिखते हैं, नीचे होता है तो L फॉर्म लिखते हैं। तो अभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज चेक करने हैं आपको X और Y में। तो X वाले केस में आप ध्यान से देखो तो X वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये देखो इस वाले कार्बन पे जो एनोमेरिक कार्बन में इसमें देखो इसका OH डाउन है, H ऊपर बनाया हुआ है, ये अल्फा लिंक हुआ। जबकि इस वाले केस में देखो ये इसका O जो है ऊपर है, ये कौन सा लिंक हुआ, बीटा लिंकेज हुआ। आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का लिंकेज चेक करना है। समझ में आई बात। तो जस्ट चेक द लिंकेज ऑफ ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेट, तो उससे हमारा अल्फा और बीटा डिसाइड होगा। कंफ्यूज मत होना, इस वाले कार्बन से इसी डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि एनोमेरिक कार्बन नहीं है, ये C4 है। C4 कार्बन का H ऊपर होता है नीचे होता है, इससे डिसाइड नहीं होता कि वो अल्फा है कि बीटा। बीटा डिसाइड होता है एनोमेरिक कार्बन का OH अप या डाउन से। तो यहाँ पे देखो एनोमेरिक कार्बन का OH अप है, ये आपका C1 है अगर ध्यान से देखोगे तो एनोमेरिक कार्बन का OH अप, तो ये बीटा फॉर्म हुई, और यहाँ एनोमेरिक कार्बन का OH नीचे है इसलिए आपकी अल्फा फॉर्म हुई। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। ठीक है। तो हमारे पास जो X है उसमें अल्फा लिंक है और Y जो है उसमें बीटा लिंक है, उसका आंसर हो जाएगा B एंड C। समझ आएगी बात। तो फाइनली आंसर मार्क होगा B एंड C। यहाँ C1 की वजह से हमने इसको अल्फा लिंक लिखना है। यहाँ पे जो X है हमारा उसके अंदर अल्फा लिंकेज प्रेजेंट है, और जो Y है उसमें बीटा लिंकेज प्रेजेंट है। कैसे डिसाइड करा वो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। तो ऐसे हम लोग लिंकेज डिसाइड कर देते हैं। X के अंदर अल्फा लिंकेज है और Y के अंदर बीटा लिंकेज है।
C1 कार्बन का OH ऊपर बनाया हुआ है y में और x में बनाया हुआ है नीचे। क्लियर? So for question number 9 your answer must be B and C। क्लियर है? आगे बढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है मैच द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन इन कॉलम 1 विद द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट गिवन इन द कॉलम 2। तो देखो आप ध्यान से देख सकते हो कि मेटल्स की HNO3 के साथ रिएक्शंस पूछी गई है टेक्निकली। These are the reactions of metals with concentrated with HNO3 in different concentration। तो अगर बहुत प्रिसाइसली बताऊं तो ये क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से ही है। अदरवाइज आपको HNO3 की रिएक्शन जब मेटल्स के साथ बताई थी तो आपको बताया था कि इसमें मेटल्स की रिडक्शन प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका फर्क पड़ता है, क्योंकि जो HNO3 है वो अपनी किस लोअर ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा ये डिसाइड करना पड़ता है पहले। तो HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +5 है, जो चेंज होकर नीचे +4 में NO2 में जा सकता है, उसके बाद +2 NO में जा सकता है, +1 N2O में जा सकता है, और भी स्ट्रॉन्ग रिडक्शन प्रॉपर्टी लगा देंगे तो फाइनली NH3 तक भी जा सकता है या NH4NO3 जैसा कंपाउंड भी बना सकता है। और अगर आपने बिल्कुल दो मेटल्स आपको अलग से बताए थे, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो डाइल्यूट HNO3 के साथ या वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करते हैं, तो केवल दो ही मेटल है जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा सकते हैं, दैट इज मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। उसके अलावा बाकी सब में से किसी से भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में। एंड रिडक्शन प्रॉपर्टी जो है वो मेटल की सॉरी HNO3 की जो ऑक्सीडाइजेशन प्रॉपर्टी है उसमें मेटल का रिडक्शन प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है और साथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मैं आपको सारी रिएक्शंस लिखे देता हूँ, बाद में आप चाहो तो पहले से कर लेना। सिंपली रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले कॉपर जो है उसका बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो उसका मतलब ये HNO3 के रिडक्शन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर डाइल्यूट कंडीशन ऑफ HNO3 ले रहे हैं हम लोग तो ये कॉपर नाइट्रेट तो बनाएगा, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, बट चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 कम है तो उसमें मेटल का इफेक्ट सिग्निफिकेंटली काउंट करेंगे, तो यहाँ पे रिडक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा दैट विल बी NO। तो ऑक्सीजन स्टेट +5 से +2 में चेंज हुई और ये 0 से +2 हुआ। दिस इज फर्स्ट रेड ऑक्सीडेशन। बट अगर यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 बढ़ा दी तो HNO3 की ऑक्सीडेशन पावर हायर हो गई, तो HNO3 जो है वो लोअर ऑक्सीजन स्टेट में ना जाके +4 ऑक्सीजन स्टेट पे रुक जाएगा। तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो कॉपर नाइट्रेट बनना ही है, उस कॉपर का ऑक्सीडेशन तो स्क्रीन नहीं आ रही। बस जो HNO3 है वो रिड्यूस होकर NO2 पे जाएगा। दिस ऑक्सीजन स्टेट इज +5 to +4, कॉपर ऑक्सीजन स्टेट इज +0 to +2। ठीक है, देन कम्स टू जिंक। अब देखो जिंक की रिडक्शन प्रॉपर्टी कॉपर से हायर होती है, तो अगर आप जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो ध्यान से देखते चलना, ये मैंने डाइल्यूट वाला केस लिखा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस लिखा है। अभी डाइल्यूट HNO3 ले लेंगे तो HNO3 की ऑक्सीडेशन पावर भी कम होगी और जिंक की रिडक्शन प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी, तो जिंक क्या करेगा, इसको और लोअर ऑक्सीजन स्टेट तक पहुंचाएगा नाइट्रोजन को। तो एक कंपाउंड तो जिंक नाइट्रेट ही बनना है। एक कंपाउंड तो जिंक नाइट्रेट बनना है, जिंक का ऑक्सीडेशन तो हुआ, बट जो HNO3 का नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट है वो और नीचे वाले ऑक्सीजन स्टेट तक जाएगा, तो इट मे बी रीचेस टू N2O। दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज +5, दिस इज 0। और यहीं सर पे जो आप रिएक्शन लिख रहे हैं वो दिख नहीं रही स्क्रीन पे। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में लिखेंगे इसी चीज को, देखिए तो अब अगर जिंक को फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करेंगे तो फिर से HNO3 का इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो HNO3 जो है वो अपनी एक ही ऑक्सीजन स्टेट नीचे जाएगा, दैट इज NO2, और जिंक ऑक्सीडाइज होएगा, तो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2। तो उसमें बस डोमिनेंसी चेक करनी होती है और उसके बेसिस पे ऑक्सीजन स्टेट का चेंजेस आते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल रिएक्शंस। कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो मेटल का अपना रिडक्शन बिहेवियर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी, बट कॉपर और जिंक के केस में जिंक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर HNO3 जो रिड्यूस होके जाना चाहिए था वो NO2 में जाना चाहिए था, बट कॉपर की अपनी रिडक्शन प्रॉपर्टी काम कर गई, क्योंकि HNO3 डाइल्यूट है तो वो NO तक रिड्यूस कर दिया एक स्टेप और नीचे चला गया।
जब HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया हमने, तो अब HNO3 की प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के केस में HNO3 अपना NO2 तक ही जाएगा और कॉपर को +2 में ऑक्साइज कर देगा। जिंक की रिडक्शन प्रॉपर्टी कॉपर से ज्यादा है, तो देखो अगर डाइल्यूट वाले केस में जब कॉपर से रिएक्शन हुई तो NO बना, तो जिंक उससे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो NO से भी और एक नीचे ऑक्सीजन स्टेट जाएगा, तो वील गो टू N2O। अच्छा, हमें गिवन ऑप्शन में से ही प्रीफर करना है, तो और आगे की रिएक्शन नहीं लिख सकते, इसलिए अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा चाहिए होता है, तो हम किसको किस प्रोडक्ट तक रिड्यूस करेंगे। अगर वो डेटा नहीं गिवन है तो जो गिवन ऑप्शन है उन्हीं में से सिलेक्ट करना है। तो हमने कॉपर की डाइल्यूट HNO3 रिएक्शन से अगर NO बनाया है, तो डेफिनेटली जिंक की रिएक्शन से वो N2O तक जाएगा और एक स्टेप रिड्यूस होगा, क्योंकि जिंक की रिडक्शन प्रॉपर्टी कॉपर से बेटर होती है। और जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे तो फिर जिंक का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, केवल HNO3 का इफेक्ट काउंट करेंगे, तो वो NO2 तक ही जाएगा। अब आप इसका आंसर इसी इन सब रिएक्शंस को देख के आप इसका आंसर वेरीफाई कर लीजिए। पहले वाले का आंसर हुआ P&S। अब आंसर रिपोर्ट करिए इसका। राइट द आंसर, तो फॉर ऑप्शन ए इट विल बी P&S, कॉपर नाइट्रेट एंड NO। For option B, the answer is Q&S, NO2 and copper nitrate. For option C, your answer is R and T, N2O बना और zinc nitrate बना, बिल्कुल से। And for option D, your answer will be Q and T। ये आपका फाइनल आंसर होगा, केयरफुली चेक कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे मेटल की रिडक्शन प्रॉपर्टी और HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन, दो चीज़ों का कॉम्पिटिशन पे क्वेश्चन था। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी, तो वो रिड्यूस होकर NO2 तक जाएगा। और अगर मेटल की रिडक्शन प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी, तब जब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगी, तो उसमें जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा डिक्रीज कराएगा, तो कम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो उसको कम डिक्रीज कराएगा। दिस इज द लॉजिक। अदरवाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इलेक्ट्रो पोटेंशियल डेटा से सॉल्व किया जाता है, अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसी क्वेश्चन को पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है, ठीक है ना। इनके हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन टू टाइप ऑफ रिएक्शंस वेरीफाई करने, ठीक है। और ध्यान से देखो, सबसे पहला जो कंपाउंड है हमारे पास, उसमें एक साइक्लिक ईथर लिंकेज और एक Br लिंकेज है, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है Br की वजह से। मैं आपके लिए रिएक्टेंट बनाता हूँ, फिर आप ध्यान से देखते चलो, आपको समझ आएगा कौन से टाइप की रिएक्शन फॉलो करनी है। और सर्विस ब्लर है, बट मैं बना रहा हूँ अपनी फिर से। ये आपका गिवन रिएक्टेंट है, उसमें यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो Br माइनस है वो अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। Br की वजह से देखो, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि Br माइनस लीव करके अगर इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर ले आएगा तो एरोमेटिक रिंग बन जाएगी। एलिमिनेशन इज ऑल्सो फेवरेबल। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोला हुआ है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तब पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पर अटैक करा के, मतलब बेसिकली कार्बोनाइल टाइप ऑफ ग्रुप चाहिए होता है, वो नहीं हो पाएगी। तो स्टीफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड जो है, रिएक्शन विद अल्कोहल होती है, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। एंड देन इट इज गिवन डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि एलिमिनेशन में वही होगा। तो उसकी जो पॉसिबल रिएक्शन है वो ये है कि अगर हमने इसको न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट किया, तो इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऐसा हो सकता है, किसी को अगर आप एक बेस से ट्रीट करा दो तो एलिमिनेशन पॉसिबल है। और एलिमिनेशन होने के बाद अगर आप लिंक को ध्यान से देखोगे तो लिखना सही सर, आपको समझ आ जाएगी बात। तो राइट इट लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो जो 5 मेंबर वाली रिंग है वो भी एरोमेटिक हो गई, ऑक्सीजन का लोन तरफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करा के। तो एरोमेटिसिटी अचीव करना इसके डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन को फेवर कर रहा है, समझ में आई बात। तो
एक आंसर हो गया पी क्यू एंड टी। सर यस, सर किसी भी प्रोसेस में अगर उसका डीबी इंक्रीज कर रहा है तो फिर हम मतलब टी वाला पार्ट हमेशा मार्क करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इंक्रीज करने से फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉइंट है एरोमेटिसिटी का। और मतलब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब एच और बी आर हटाना है, तो दोनों हटाए एलिमिनेशन में। सर मैं सर इसमें तो केवल डिहाइड्रोजनेशन है। डिहाइड्रोजनेशन दिया है ना, हैलोजन का तो कोई मतलब। डिहाइड्रोजनेशन तो भी ठीक है, मतलब तो आधा पार्ट हो गया। डिहाइड्रोजनेशन मतलब एच रिमूवल, तो एच तो रिमूव कर ही लेना। तो अगर एलिमिनेशन देखना है तो डिहाइड्रोजनेशन डिफॉल्ट हो गया, फिर इसका मतलब ये फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन में जिस भी ऑप्शन के साथ हम लोग क्यू मार्क करेंगे, उन सारे ऑप्शंस के साथ हम कहीं ना कहीं टी मार्क कर देंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन टी के साथ क्यू मार्क करना जरूरी नहीं है। मतलब अगर एलिमिनेशन होगा तो आपको पता है एक लीविंग ग्रुप हटेगा और एक एच हटेगा, तो डिहाइड्रोजनेशन इज पॉसिबल। बट केवल डिहाइड्रोजनेशन अलग से हो सकता है, वो भी देखो किसी टाइप ऑफ रिएक्शन में आएंगे तो भी बता दूंगा। अब जैसे अगला केस अगर हम मार्क कर रहे हैं, दैट इज एन अल्कोहल। तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब आपको केवल एच रिमूव करना है। तो इस केस में एलिमिनेशन हुआ है तो एच और बी आर दोनों एलिमिनेट हुए, तो हमारे लिए डिहाइड्रोजनेशन लिख सकते हैं। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी लिखा होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, या जो तुमने बोला वो भी बात सही है कि अगर हम कहीं पे डबल बॉन्ड करेक्टर लाएंगे तो डेफिनेटली हमने एच हटा के एलिमिनेट किया होगा, तो वो देखना पड़ेगा कि एच रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ, यही चेक करना है बस। सेकेंड वाले पार्ट में देखो हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज अल्कोहल। ध्यान से देखना, फिनॉल नहीं है, चेक इट केयरफुली। sp3 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, सो दिस इज एन अल्कोहल। अब अल्कोहल है तो उस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन में लिखा है मैच द फॉलोइंग कंपाउंड विद कॉलम 1 विद द रिएक्शन दैट दे कैन अंडरगो। तो डेफिनेटली यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, बट अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बस करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये ऐसा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा। तो नाउ इट विल बिकम OR। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है एलिमिनेशन। तो इस रिएक्शन में एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। वाई एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही sp3 कार्बन है, तो उसमें बीटा एच नहीं है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन फेवर नहीं करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है बट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात। या फिर अगर मान लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये टाइप नहीं चाहिए कि नहीं सर आपने इसको तो रिएजेंट की तरह यूज करा है, आप इस OH को ही सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं, तो उसकी रिएक्शन PCl5 से करो तो OH भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्योंकि रिएजेंट की फ्रीडम आपके पास है, तो आप दोनों केस ट्राई कर सकते हैं। तो दिस कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल ऑन दिस ग्रुप आल्सो। इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो चूंकि बीटा एच नहीं है इसलिए एलिमिनेशन कभी नहीं होगा। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। एस्टिफिकेशन विद एसिडिक एनाइड्रेट पॉसिबल है क्योंकि अल्कोहल। एस्टिफिकेशन पॉसिबल है और डिहाइड्रोजनेशन बोलेंगे क्योंकि रिएक्शन में H+ हटेगा अल्कोहल से, तो डिहाइड्रोजनेशन इज पॉसिबल। आप बेस डालो तो उसका तो सर एसिडिक रिएक्शन में भी अगर H जाता है तो उसे डिहाइड्रोजनेशन ही बोलेंगे। हाँ, डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेल इन एनी फॉर्म। आप हटा तो H+ ही रहो एलिमिनेशन में भी। In case of elimination also you are eliminating H+, right? बेस से ट्रीट करोगे तो भी H+ हट जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन जहां भी इन्वॉल्व होगी वहां पे डिहाइड्रोजनेशन ही बोलते हैं उसको। ठीक है, यस। ये ऑप्शन में हमारे लिए मार्क करना पड़ेगा हमको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है इसमें, एस्टिफिकेशन पॉसिबल है और डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। तो अगले रिएक्टेंट पे आओ तो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिनॉल एंड एल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्टेंट इज एन एल्डिहाइड एंड अ फिनोलिक ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप इज अ फिनॉल एंड अ एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब इसमें देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है। एलिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं होगा, बट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल होगा क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप आ गया आपकी बात।
यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल से आप रिएक्ट कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज पॉसिबल. So like this reaction may take place. अगली रिएक्शन दे रखे एस्टिफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, वो भी पॉसिबल है क्योंकि फिनॉल का OH अटैक कर सकता है. अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लिखेंगे, यहाँ फिनॉलिक OH से कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करा के बाकी ग्रुप लीव करा सकते हैं. उससे ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है. रिएक्शन रेट कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एन अल्कोहल, बट रिएक्शन तो पॉसिबल है क्योंकि एसाइलेशन फिनॉल पे हम लोग करा लेते हैं. तो याद होगा फ्राइज रीअरेंजमेंट बताया था, अगर इसी के साथ AlCl3 डाल के हीट कर देते हैं तो COCH3 फिर से ऑटो पोजीशन पे स्विच कर जाता है. ठीक है. And then the last reaction you asked is और डिहाइड्रोजनेशन, इसमें भी हो जाएगा क्योंकि H+ तो इसका भी हटा, उसको भी T ऐड कर देंगे. And then the last option is given Br के साथ NO2 है. Br के साथ NO2 है तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, बट चूंकि NO2 लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो जो डाउज प्रोसेस था ना फिनॉल बनाने वाला, दैट इज पॉसिबल. उसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैरेक्टर की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है. क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखा है तो वी कैन परफॉर्म. टाइप ऑफ रिएक्शन बदल जाएगी बट रिएक्शन हो जाएगी, तो उसके केस में P मार्क कर देंगे. बाकी एलिमिनेशन, एडिशन, एस्टिफिकेशन और डिहाइड्रोजनेशन का कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर केवल P हो जाएगा. राइट. अब आप इसका आंसर नोट करते हैं. अगर इसका आंसर लिखूँ मैं तो A वाले केस में रिएक्शन हुई PQT, PQNT. ठीक है. B वाले का ऑप्शन मार्क करेंगे तो उसकी आंसर आ जाएगी PSNT. B वाले केस में PSNT बिकॉज सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है और डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है. C वाले पार्ट में आंसर मार्क करेंगे तो इट इज RSNT. C पार्ट में आंसर बन रहा है RSNT. और D पार्ट का आंसर लिखेंगे तो इट इज ओनली P. ये इसका आंसर हो जाएगा. पूरे रिएक्शंस प्रॉपर्ली चेक कर लो, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ. इसमें देखो डिहाइड्रोजनेशन का मतलब आपको एलिमिनेशन कंसीडर करना चाहिए, तो फिनॉल वाले केस में वो एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, दैट विल बी सिंपली एसिड बेस रिएक्शन. तो फिनॉल वाले केस से T हटा दो, उसका आंसर केवल R एंड S रखो. आपको बता देता हूँ रिएक्शन लिख के. तो जैसे इस केस में जब हमने डिहाइड्रोजनेशन कराया तो एलिमिनेशन होने के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो मतलब H+ एलिमिनेट हुआ, ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व होनी चाहिए. अब इस केस में अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये भी देखो डिहाइड्रोजनेशन जैसा केस हो गया. यहाँ से एक H हटा है और एक कार्बन वाला H हटा, एक ये H फिर ऑक्सीजन वाला हटाया और एक H कार्बन वाला हटाया, तो ये भी एलिमिनेशन वाली रिएक्शन इन्वॉल्व हो गई. फिनॉल के केस में क्या होगा, केवल एसिड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व रह जाएगी. अगर आपने इसमें बेस ऐड किया हुआ तो रिएक्शन फर्दर मूव नहीं कर सकती, ये केवल O- पर रुक जाएगी आगे, तो फर्दर एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है यहाँ पे. अगर फर्दर एलिमिनेट करने का स्कोप होता तो हम इसे भी डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं. ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो उसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेइंग इट डिहाइड्रोजनेशन. इसको सिंपली प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन बोल देंगे. तो डिहाइड्रोजनेशन टर्म जब भी यूज करेंगे तो वो ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसी वजह से इसमें T इन्वॉल्व नहीं करना है. समझ गया. तो डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H ही है, नो डाउट, बट दैट शुड इन्वॉल्व एटलीस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन बिकॉज टर्म इज फ्रॉम ऑर्गेनिक साइकिल. तो हम उसे मतलब फिर और इनऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ केवल आयोनाइजेशन ही बोल सकते थे. अगर फिनॉल की रिएक्शन देखेंगे तो इट इज सिंपली एसिड बेस रिएक्शन, तो उसको सिंपल आयोनाइजेशन लिख सकते थे, उसको डिहाइड्रोजनेशन नहीं बोल सकते, तो उसको डीप्रोटोनेशन बोल सकते थे. तो बेटर है कि आप C में D मत लिखो, तो उसका आंसर जो बनेगा वो RS ही रहेगा. ठीक है.
क्लियर, यहाँ तक समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, गिवन in a constant volume calorimeter 3.5 gram of gas with the molecular weight 28 was burnt with excess of oxygen. सर Yes. सर अगर डिहाइड्रोजनेशन की जगह डीप्रोटोनेशन वर्ड होता तो फिर उसमें हम ए और बी ऑप्शन हटा देते। डीप्रोटोनेशन लिखते तब तो दोनों में ही लिख देते ना। डीप्रोटोनेशन मतलब केवल H प्लस रिमूव करना है, तब तो A B C तीनों में आंसर आ जाता है। ए वाले में से भी H प्लस और Br माइनस हटेगा तो डीप्रोटोनेशन हो गया। बी वाले केस में भी अल्कोहल की वाली रिएक्शन नहीं लिखते, फिर हम अल्कोहल पे बेस डालते हैं सोडियम मेटल, तो O माइनस Na प्लस बनता है, तो वहां पे भी डीप्रोटोनेशन हो जाता है। और सी वाले रिएक्शन में बेस डालते तो भी डीप्रोटोनेशन, तो डीप्रोटोनेशन तो तीनों में हो जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इन अ कांस्टेंट Yes, sir. कैलोरीमीटर 3.5 ग्राम ऑफ अ गैस विद मॉलिक्यूलर वेट 28 वाज बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन। The temperature of calorimeter was found to increase from 298 Kelvin to 298.45 Kelvin due to the combustion process. Given that the heat capacity of calorimeter is 2.5 kilojoule per Kelvin, the numerical value of enthalpy of combustion of the gas in kilojoule. तो देखो enthalpy of combustion मतलब एक मोल सब्सटेंस के combustion के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लिखना पड़ेगा। तो उसने बोला हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है, तो साथ हम लोग डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे। So constant volume calorimeter 3.5 gram of gas with molecular weight 28 was burnt with excess of oxygen. So molecular weight given है आपको, तो moles of gas पता चल गया सबसे पहले। तो number of moles of gas अगर हम लोग लिखेंगे तो this is 3.5 by 28। अब उसने जितनी भी हीट रिलीज हुई उससे क्या हुआ, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर, तो जो हीट टेकन बाय कैलोरीमीटर है वो एक्चुअली में हीट गिवन बाय द कंबशन ऑफ दैट गैस है। ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 0.45 किलो जूल। इतनी जूल एनर्जी रिलीज हुई 3.5 बाई 28 मोल से, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर मोल ऑफ सब्सटेंस लिख देना। तो यहाँ पे अगर हम एंथैल्पी लिखेंगे डेल्टा ई, एंथैल्पी एक कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा यहाँ सॉल्व होकर, तो दिस विल बी 2.5 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 28, इतने किलो जूल पर मोल होगा। इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर चेक कर लीजिए। इसका आंसर जो है 9 आ जाएगा। तो सॉल्व होकर 9 किलो जूल पर मोल का आंसर आ जाएगा। ये एंथैल्पी एक कांस्टेंट वॉल्यूम का ध्यान रखना है, तो उसने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों बोला है, क्योंकि इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर एक्चुअल साइन के साथ लिखना है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा इसमें, बिकॉज एनर्जी रिलीज है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा इसलिए माइनस साइन लगाना मैंडेटरी है, बट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लिया गया तो साइन नहीं लगाना पड़ेगा, केवल 9 किलो जूल फाइनल आंसर रिपोर्ट कर देंगे। उसका आंसर लिखेंगे अगर हम लोग फाइनली तो 9 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 400 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस x is equal to the most probable speed of gas y at 60 Kelvin. The molecular weight of gas y, तो दोनों के फॉर्म ले लेगा तो सीधे सीधे। तो जो VRMS होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3RT by m। VRMS is अंडर रूट ऑफ 3RT by m, और V मोस्ट प्रोबेबल अगर लिखेंगे तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2RT by m। तो उसने बोला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ x जो है, तो वो वैल्यू अगर लिखेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू आर इंटू टी बाई एम। मास इसका 40 दे रखा है। ये गैस वाई के रूट में स्क्वायर स्पीड के इक्वल है 60 केल्विन पे, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू टी बाई एम। वन लेट से ये आपको सॉल्व करके निकालना है। यहाँ से अगर m1 सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से m1 की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। That comes out to be 4।
से सॉल्व करोगे तो L1 की वैल्यू सॉल्व होकर 4 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y जो है वो 4 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y विल बी इक्वल टू 4 और अपना आंसर भी हम लोग 4 रिपोर्ट करेंगे। क्लियर, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Next question, given the dissociation constant of a substituted benzoic acid at 25 degrees Celsius is 1.4, 1 into 10 to the power minus 4, the pH of 0.01 m solution of the sodium salt of it। तो इसका मतलब हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है वो एसिड के के वैल्यू की तरह काम कर रहा है। के वैल्यू अपने को गिवन है, के वैल्यू अपने को गिवन है 1 into 10 to the power minus 4। ठीक है, और सोडियम सॉल्ट कितना है इसका मतलब हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। तो हाइड्रोलिसिस के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्ट ऑफ, ये कौन सा केस है, सोडियम सॉल्ट जो बनेगा वो होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन। तो पीएच हो जाएगा 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी। तो दिस विल बी इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ पीके इज 4 एंड लॉग ऑफ सी इज 0.01। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। समझ गया ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सीधे हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा तो पीएच 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी है। अल्फा नेग्लिजिबल का केस रहेगा, अगर आप चाहो तो उसे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। एडवांस का पेपर है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे चेक करनी चाहिए, रूट ऑफ पीएच बाय सी। और अगर यहाँ पे पीएच की वैल्यू लिखेंगे तो दैट इज केडब्ल्यू बाय के। ये चीज़ हमें चेक करनी चाहिए थी आइडली। यहाँ से अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो 10 पावर माइनस 14 1.01 into 10 to the power minus 4। ये 10 to the power minus 4 ही आ जाएगा बाद में सॉल्व। ये नेग्लिजिबल है तो उसका मतलब में जो अजम्पशन था मतलब सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, ऑल्दो ये पार्ट चेक करना चाहिए था, इस क्वेश्चन में उससे फर्क नहीं पड़ा, हमने फटाफट आंसर निकाल लिया। तो ध्यान रखना एडवांस के पेपर में ऐसा हो जाता है, तो पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए जहाँ पे वैल्यू ऑफ अल्फा अगर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू 1 नहीं आता तो फिर हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ता है। तो इट वाज एन एडवांस क्वेश्चन, तो ये चीज़ हमें पहले ओरली चेक कर लेनी चाहिए थी, बट कर लेनी चाहिए थी। Then comes to question number 15. It's given the total number of alpha and beta particle emitted in a nuclear reaction। तो सिंपल है, नंबर ऑफ अल्फा निकालने के लिए क्या करते हैं, मास नंबर का जो डिफरेंस होता है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 6 अल्फा आ जाएगा। और नंबर ऑफ बीटा निकालने के लिए क्या किया जाता है कि 92 238 में से जब 6 अल्फा पार्टिकल निकाल देंगे तो मास नंबर तो 214 ही बन जाएगा। तो एक अल्फा पार्टिकल से जो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है वो 2 यूनिट होता है, उसका फाइनली एटॉमिक नंबर जो आएगा वो 80 हो जाएगा। और इससे अगर लेड बनाना है 82, तो बीटा डिके से मास नंबर तो चेंज नहीं होता बट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज करता है। तो आप यहाँ एटॉमिक नंबर 2 यूनिट इंक्रीज कराना चाहते हो, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ बीटा डिके आ जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपको 2 यूनिट इंक्रीज करना है। तो उसका पूछा है कितने अल्फा और कितने बीटा डिके हो रहे हैं, अल्फा डिके 6 बीटा डिके 2, तो आपसे सम पूछा है दोनों का। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा इमिटेड जो है ये जाएगा 6 + 2 यानी कि 8। उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम लोग दीजिएगा 8। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। Then comes 16, the oxidation number of manganese is the product of alkaline oxidative fusion of MnO2। अभी देखो टिपिकल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। MnO2 का अगर ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन के साथ फ्यूजन मिक्सचर के साथ हीट करते हैं ये K2MnO4 में कन्वर्ट होता है।
दिस कन्वर्ट्स टू K2MnO4। फ्यूजन मिक्सचर वाली रिएक्शन याद है, MnO2 की रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो इट कन्वर्ट्स टू एक्चुअली MnO4 2 माइनस। ये रिएक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज in MnO4 2 minus will be equal to 6। इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे 6। यहीं पे फ्यूजन मिक्सचर भी लिखा जा सकता था, KNO3 KOH के साथ भी रिएक्शन कराई जा सकती थी। मतलब अगर फ्यूचर में इसी क्वेश्चन को समझना है तो अभी जैसे लिखा ना अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन लिखा है, किसी को ऐसे भी लिखा जा सकता था ट्रीटेड विद फ्यूजन मिक्सचर। क्वालिटेटिव एनालिसिस में से दो क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह पता होना चाहिए। ठीक है, ये देखो एक रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी जरा ध्यान से समझते हैं। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +4 से +6 क्या है, और जो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है वो ऑक्सीजन का चेंज हुआ है 0 से -2। तो यहाँ दूसरा प्रोडक्ट वाटर लिख दूँ तो -2 में ही गया ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। अगर पूरी रिएक्शन लिखनी है तो दिस इज द प्रोसीजर। ठीक है, अल्काइल मीडियम रिएक्शन है, MnO2 से MnO4 माइनस बनता है, मैग्नेट आयन बोलते हैं इसको। ठीक, and question number 17 it's given total number of water molecules directly bonded with the metal center in copper sulfate dot 5H2। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 अगर हम बनाएंगे तो उसकी बॉन्डिंग पता है, कॉपर 2+ सेंट्रल एटम होता है। 4 वाटर मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली अपना लोअर तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एज एन लिगेंड, और उसका जो 5th वाटर मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। बॉन्डिंग में भी सीखा है, डी ब्लॉक में भी बताया हुआ है इसमें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी स्टैंडर्ड एग्जांपल है ये, जिसका 4 हो गया। उसके बाद इसमें एक H2O है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका, तो इधर सल्फेट आयन होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कॉपर से जो डायरेक्टली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स है वो 4 है। तो अगर उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म लिखना है तो CuSO4 डॉट 5H2O को हमें लिखना चाहिए CuH2O होल 4 SO4 डॉट H2O, ये फॉर्म लिखिए। तो डायरेक्टली बॉन्डेड वाटर विद द कॉपर इज 4, उसका आंसर लिखिए 4। समझ गए? नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम द क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ AlCl3। देखो एल्यूमिनियम की जब क्रिस्टलाइन स्टेट लिखेंगे तो ये अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अगर क्रिस्टलाइन स्टेट लिखेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ AlCl3 is actually AlCl3.6H2O, और ये कॉम्प्लेक्स की तरह एग्जिस्ट करेगा तो AlH2O होल 6Cl3 ये फॉर्म बनेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो दैट कम्स आउट टू बी 6। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको 6 डायरेक्ट लिख कर है। तो फ्यूचर के लिए इसका एनहाइड्रस फॉर्म भी याद रखना है। एनहाइड्रस फॉर्म में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको अलग से बता देता हूँ। एनहाइड्रस AlCl3 exists as dimer Al2Cl6, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और उसमें 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्डिंग का ही एग्जाम्पल है। जब भी इनऑर्गेनिक का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उसके आसपास के भी कॉन्सेप्ट आपने देख लेने चाहिए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है, और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है इसमें, डाइमर फॉर्म है। क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ AlCl3 जो है वो AlCl3.6H2O फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसमें बहुत अच्छे वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं Al3+ पर, क्लोराइड आयन उसमें आयनाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10। तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर और स्टीरियोआइसोमर्स लिखते हैं C5H10 के। उनकी ड्राइंग C5H10 के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो एक तो साइक्लोपेंटेन बनेंगे, एक साइक्लोब्यूटेन में मिथाइल ग्रुप लगा दो, उसके बाद प्रोपेन जब बनाएंगे तो हमारे पास अब टोटल 2 कार्बन बच गए, तो दोनों मिथाइल आप एक ही कार्बन पे लगा सकते हो, एक मिथाइल भी लगा सकते हो और फिर दोनों मिथाइल एडजेसेंट भी बना सकते हो। तो स्ट्रक्चर हो गया 5 और उसका बोला है साथ में स्टीरियो भी इंक्लूड करना है। तो जैसे ही आपने ये 2 मिथाइल एडजेसेंट लगाए तो यहाँ पे 2 कार्बन सेंटर क्रिएट हुए और उसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये 3 फॉर्म एडजस्ट करेंगे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, आइसोमेरिक फॉर्म और एक फॉर्म जो उसकी होगी वो मीजो फॉर्म होगी। आसानी से समझ जाओगे, स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर हो गया, जब स्ट्रक्चर और स्टीरियो लिखेंगे तो 4 फॉर्म ऊपर बनेंगे और 3 फॉर्म नीचे हो गए, तो इसका आंसर फाइनली लिखेंगे 7।